हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 जो कि हम लोग पढ़े थे फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th की। ठीक है, आज हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में। पिछले वाले वीडियो को आपने देखा है अच्छे तरीके से, पिछले वाले वीडियो को आपने लगा लिया, उसके न्यूमेरिकल्स को आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तभी आप इस वीडियो पर आना है ना, तभी आप इस कॉन्सेप्ट पर आना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। अभी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में बेसिक सा जो एरर का जो भी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि क्या एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं, हमने वो चीज़ पढ़ी। देखो सिंपल सी बात ऐसे समझो कि भाई हम जो भी रैंडम हमारे जो भी वैल्यूज़ आ रही थी, हमने उसका मीन निकाला। तो मीन निकाला तो हमने क्या दिया भाई, उसको हमने एक्स मीन कह दिया। क्या कह दिया हमने, उसको एक्स मीन बोल दिया। थोड़ी सी मेरी बात समझना कि हम लोग एग्जैक्टली अब हम ये क्या करने वाले हैं, हमने एक्स मीन बोल दिया है ना। तो अब हमने जो एक्स मीन बोला है तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अब ये भी तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी ना, जिसको हम ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं, तो ये भी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा। तो हम इसका क्या निकालते थे, हम इसका एब्सोल्यूट एरर निकालते थे, याद करो। और जो फाइनल वैल्यू होती थी, हम या तो उतने एरर को अपने इस वाली वैल्यू में ऐड कर देते थे या तो इस वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। ये हमारा अभी तक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। मतलब मान लो जैसे अगर दो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिनको हमें आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनका क्या एरर होगा, उनका क्या फॉर्मूला होगा। मान लो दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको आपस में मतलब एरर को, है ना, एरर को अगर मतलब किसी दो फिजिकल क्वांटिटी में मान लो एरर है और हमें आपस में उनको प्रोडक्ट करना है, तो उनका जो है रूल क्या होगा। तो प्रोडक्ट का कोटेंट का हो या सम या डिफरेंस का हो, इन दोनों का सेम रूल होता है। प्रोडक्ट एंड कोटेंट का सेम रूल होता है। एक और मान लो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लो कि समथिंग, मान लो किसी के पावर में समथिंग, जैसे कोई एक ऐसा फॉर्मूला है, जैसे मान लो हमने कहा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर आया ना, तो वी स्क्वायर। तो अगर पावर में अगर कुछ अगर एरर हो तो हम उसको कैसे डील करेंगे, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इस वीडियो इस टॉपिक को समझने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली एरर इन सम और डिफरेंसेस या एरर इन प्रोडक्ट एंड कोटेंट एंड एरर इन पावर के फॉर्मूले को डायरेक्टली ही याद कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। मान लो कि अगर यही चीज़ आ गई होम एग्जाम में आपको डिराइव करने के लिए, प्रूव करने के लिए, है ना, तो फिर हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखो शॉर्ट में अगर आप देखना चाहते हो तो हम आपको शॉर्ट का फॉर्मूला बता दे रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए सफिशियंट है। फिर जहाँ तक ये हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे आप वहाँ से भगा करके कर लो। लेकिन देखना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी आप नई चीज़ें सीखोगे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और अगर डायरेक्टली अगर करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली करो। क्लियर है, स्टार्ट करी जाए बात को। चलो देखो, हेडिंग लगा लो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और आपका ये फर्स्ट हेडिंग लगा लो एरर इन सम और डिफरेंस। दोनों का सेम फॉर्मूला, एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस का। लगा लिया हेडिंग, चलो देखते हैं बच्चे लोग। देखो बच्चे, अगर हम बात करें अपने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की, तो हमने कहा भाई हमारे बेसिकली में तीन टाइप के पढ़ने हैं, सम और डिफरेंसेस के, प्रोडक्ट और कोटेंट की, और एरर इन पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो बड़ी अच्छी बात है, समझना है तो भी बड़ी अच्छी बात है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो देखो ये क्या फॉर्मूला, जो बच्चे फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं वो भी समझ लो कि एग्जैक्टली फॉर्मूला बताता है क्या है। इसको हम डिटेल में तो डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस चीज़ को पहले आप लिख लो अपनी कॉपी में, है ना। ये कहता है कि अगर z इज इक्वल टू, मान लो अगर a और a, मतलब हमारे पास दो हमारे पास क्वांटिटी थी, ठीक है, दो मतलब फिजिकल क्वांटिटी की कोई मेजर्ड वैल्यू थी, a थी और b थी, या a थी और b थी, तो हम इनको या तो ऐड करना हो या तो उनको माइनस करना। तो क्या बोलता है कि देखो जो इनका सम आएगा या इनका जो डिफरेंस आएगा वो इनके एब्सोल्यूट, देखो ये हमारा डेल ए का मतलब क्या है, याद करो। डेल ए का मतलब है कि इस ए का हमने क्या निकाल लिया, मेरी बात समझ गया, इस ए का हमने क्या निकाल लिया, इस ए का हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, और इस बी का हमने क्या निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। यानी कि वो अगर हमें उनको सम करना हो, अगर हम उनको डिफरेंस करना हो, तो दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, उनके एब्सोल्यूट एरर को आपस में सम करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, डोंट वरी, टेंशन एकदम नहीं लो, ये तो बड़ा आसान है। दूसरा ये बोलता है, देखना ध्यान से देखना, यानी कि इनके एब्सोल्यूट एरर का सम, हमारा जो भी हमारा टोटल है ना सम एरर, वो हमारा क्या कहलाएगा, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, वो चाहे डिफरेंस के केस में हो चाहे सम के केस में हो। दूसरा चीज़ अगर बोलता है कि मान लो अगर फिर से हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, तो अगर हम z इज इक्वल टू ए इंटू बी करते हैं या z इज इक्वल टू ए अपॉन बी करते हैं, तो कैसे फॉर्मूला आ जाता है, डेल जेड अपॉन डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। अब ये डेल बी अपॉन बी का मतलब ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, टेंशन नहीं लो, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे अगर इसको डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं वो परेशान हो जाएंगे, सर ये क्या बता रहे हैं, तो कुछ समझ, सर डेल जेड कहाँ से आ गया, सर डेल बी कहाँ से आ गया,
बिल्कुल, डोंट वरी, इसको बस लिख लो। और अगर पावर में हो तो हम क्या बताते हैं, ये बताते हैं। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो इसको फिनिश करते हैं, इसको हटाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे आया ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया। ओके, चलो देखो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे बात समझो। मान ले हमने कहा कि मेरे पास कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी थी। कितनी फिजिकल क्वांटिटी? दो फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी वैल्यू थी, है ना। लेट हमने कहा कि सर वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी, टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी। ये बात आपको समझ में आ रही है? दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। अब सही है, ये ए और बी कहाँ, ए और बी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ए और बी क्या चीज़ है? तुम्हारी दो फिजिकल क्वांटिटी है, ए एंड बी। अच्छा, तो अगर ए और बी है, सिंपल सी बात समझो, ये ए था ये बी था, तो क्या हम इस ए का एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्या हम इस बी का एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। जैसे याद करो, मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में कैसे कराया था कि मान लो 1.5 है, तो 1.5 का हम क्या करते थे, हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते थे ना। जिस भी तरीके से आप निकालते थे, यहाँ पर निकालना नहीं है, ठीक है। एंड हम यहाँ पर फिर ये लेट कर ले रहे हैं, एंड हम ये बता दे रहे हैं कि हमारी जो डेल ए है एंड हमारी जो डेल बी है, डेल्टा बी, जिसको डेल कह लो डेल्टा बी कह लो, हमारी जो डेल्टा ए है, जो डेल्टा बी है, ये हमारी एब्सोल्यूट एरर है। क्या है ये बच्चे? एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। पी क्यू लिखती हैं शॉर्ट में, इन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब अगर फाइनल अगर आपको वैल्यू लिखना होगा ए का, मेरी बात समझो, मेरी बात बताओ, इतनी बात मेरे को आप इतनी बात बताओ, कमेंट नहीं करना है, आप सोचो केवल कि अगर आपको इस ए का अगर आपको फाइनल वैल्यू अगर लिखना होगा तो आप क्या करोगे? समझ गए? हमने कहा सर फाइनल वैल्यू ऑफ ए, फाइनल वैल्यू ऑफ ए। तो देखो क्या करोगे, फाइनल वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या करोगे? अगर आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है तो आपके पास पहले एक क्वांटिटी थी, आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला, या तो आप उस एब्सोल्यूट एरर को या तो ऐड कर दोगे या तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। हमने पिछले वीडियो में यही तो समझा है। ओके, तो हम क्या कर देंगे, हम ए में प्लस माइनस डेल्टा ए को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसा ही लग रहा है कि हमारी ये जस्ट लाइक एक मीन वैल्यू की तरह है, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है। आगे बात में प्लस माइनस ए प्लस बी। सिमिलरली अगर आप इस बी की अगर आप फाइनल वैल्यू निकालो बच्चे, तो आपकी बी की देखो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा बी, डेल्टा नॉट डेल्टा ए, डेल्टा बी। ओके, ये बात आपको इतनी बात बताओ समझ में? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी थी, ए थी बी थी, हमने उसका कहा कि ठीक है भाई इसका एक एब्सोल्यूट एरर होगा, तो एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल ए से या डेल से या डेल्टा, है ना। तो ए का डेल्टा ए, बी का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी। तो हमारी सर फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है? अब मान लो, इसको करने से पहले मान लो कि अगर हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें आपस में क्या करना है, देखो हमें सम करना है ना। अभी हम कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? सम की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि हमने इनकी फाइनल वैल्यू को ऐड किया, इनकी फाइनल वैल्यू को, इस ए की फाइनल वैल्यू को, इस बी की फाइनल वैल्यू को हमने आपस में ऐड किया, ठीक है। देखो हमने कहा कि मान लो कि हमने अगर इनको अगर ऐड किया, a प्लस बी को अगर हमने ऐड किया, ये जो a था ये जो b था, हमने अगर इनको ऐड किया, तो मान लेते कि हमें सम एक, मान लो देखो ऐसे मेरी बात समझो, मान लो मैंने कहा सर ये 3 था ये 4 था, तो अब ऐसी बात है कि अगर हम इनको अगर आपस में अगर ऐड करेंगे तो हमें कोई एक नई क्वांटिटी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी ना भाई, 7 मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि a प्लस बी को ऐड करने पर हमें एक नई क्वांटिटी मिल गई z। अब किसी किसी बुक में z को लेता है, किसी किसी बुक में x लेता है, किसी किसी बुक में y लेता है, ये डिपेंड करता है। तो z से कंफ्यूज मत होना, x से कंफ्यूज मत होना, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो मान लिया हमने सर हमने इनको ऐड किया तो हमें एक नई क्वांटिटी मिल गई z। अच्छा ये बताओ, अगर ये नई क्वांटिटी जो z मिली है, क्या हम इसका भी एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। बात समझो, अगर हमें ये जो नई क्वांटिटी जो z मिली है, तो क्या हम इसका भी एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका एब्सोल्यूट एरर देखो कितना हो जाएगा। हम ये कहें कि एरर इन z, है ना, एरर इन z, तो देखो कितना हो जाएगा। एरर इन z का मतलब हम क्या बोलेंगे? हम ये कहेंगे z प्लस डेल्टा z, यही तो बोलेंगे। अब क्या करना है आपको यहाँ से, इस z के जगह इस, अब हम एरर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो हम इस z की जगह हम क्या रख देने वाले हैं, हम रख देने वाले हैं z प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इस a का हम फाइनल वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने कहा कि भाई हमने z की हमने वैल्यू निकाली, ठीक है। तो z की हमने जो वैल्यू निकाली, फाइनल जो हमारी वैल्यू होगी हमारी, ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लो, फाइनल वैल्यू ऑफ
z। तो z की ये फाइनल वैल्यू है। तो अब देखो यहाँ से a की फाइनल वैल्यू, यहाँ से b की फाइनल वैल्यू रख दो भाई, यहाँ इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करो। सिंपल देखो, हम यहाँ पर z की जगह हमने z प्लस डेल्टा z रख दिया, a की जगह हम ये रखेंगे। अब हमारा ये a नहीं रहा, ऐसा समझो ना, ये अब a नहीं रहा, अब ये a प्लस माइनस डेल्टा a हो गया। तो हमने कहा कि इस a की जगह हम क्या रख दें, हम रख दे रहे हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, और फिर क्या करना है, देखो बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा दिया बीच में, ऊपर कहाँ प्लस लगा दिया, बीच में ऐसे लगाते हैं। b की वैल्यू देखो क्या रखनी है, b प्लस माइनस डेल्टा b। बोलो इतनी बात समझ में आई, सिंपल, हमने ऐड कर दिया। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, होता है करना क्या होता है कि इस z प्लस माइनस डेल z को ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो a वाले को बिना विदाउट डेल्टा वाले को एक साथ ले लो, यानी कि हम इसको देखो एक साथ ले रहे हैं a प्लस b। अब देखो इतना हो गया। अब बारी आई डेल्टा ए की, डेल्टा और बी की। तो यहाँ पर डेल्टा ए की पहले प्लस माइनस है, यहाँ पर भी डेल्टा बी के पहले प्लस माइनस, तो दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लो। समझ रहे हो बात, समझते चलो। तो देखो क्या बचेगा, डेल्टा ए और यहाँ पर बच जाएगा प्लस डेल्टा बी। बोलो यही तो बचेगा भाई, कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है, प्लस। ठीक, अब अच्छा देखो ये बताओ कि ए प्लस बी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो देखो क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बोलो ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो क्या हो गया यहाँ से, ये बताओ ये वाला z से ये वाला z क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास देखो क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये देखो प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली क्या बचा आपके पास बचे डेल z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बताओ ये बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के एरर को अगर आपस में अगर ऐड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि उनके जो एब्सोल्यूट एरर होंगे, है ना, उन दोनों का सम हमें लेना पड़ेगा। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल मेरी बात समझो, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तो बहुत ईजिली ये क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। सिंपल, आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, कह रहा है कि इसका जो है सम इन एरर निकालो या डिफरेंस इन एरर निकालो। तो क्या फॉर्मूला आप लगाओगे, आप ये लगाओगे, बेसिकली हम ये सम की बात कर रहे हैं, हम डिफरेंस वाला भी देखेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। दैट मीन्स ये हो गया, हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो मैक्सिमम एरर होगी, है ना, सम ऑफ टू, अगर किसी भी क्वांटिटी को सम करने में, तो क्या होगी, वो उसके एब्सोल्यूट एरर के क्या होगी, सम के इक्वल होगी। एब्सोल्यूट एरर के, दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर, भाई डेल ए का मतलब क्या, एब्सोल्यूट एरर, डेल बी का मतलब क्या, एब्सोल्यूट एरर इन बी, तो दोनों के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगी। क्लियर हुई बात, इस चीज़ को जल्दी से आप लिख डालो एकदम फटाक से एकदम, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने किसकी, डिफरेंस की बात करते हैं। ये भी हमने किसकी बात करी है, देखो ये भी हमने बात करी है सम की। अब हम बात करेंगे अपने डिफरेंस की, ठीक है, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। उसका भी सेम आएगा, बट कैसे आएगा समझते हैं इस चीज़ को, हेडिंग लगा लिया जाए। चलो देखो, तो सर हम बात करते हैं एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक। चलो हेडिंग लगा लो, क्या लगाना है सर हमें, हेडिंग हमें लगानी है हेडिंग एरर। समझो इस चीज़ को, बहुत इजी है, ठीक है। तब न्यूमेरिकल करोगे कहोगे वाह सर मजा आ गया, एरर इन डिफरेंस। अभी हम दोनों का स्टेटमेंट एक ही साथ लिखा देंगे, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। अगर हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज है, उन दोनों को अगर हमें क्या करना है, आपस में सबट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, सेम वही कहानी फिर से देखो स्टार्ट कर दी जाए। क्या स्टार्ट करी जाए सर, लेट करते हैं सर, ए एंड बी क्या है हमारे पास, आर द टू फिजिकल क्वांटिटी। भाई दो फिजिकल क्वांटिटी है, फिर से समझो, वो समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसको फिर से समझो, क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लें, अब हम इसका हम सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इस ए का, बताओ इस ए का हम, ये हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी वैल्यू है, इसका हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, बिल्कुल, डेल ए। इस बी का हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, डेल बी। तो फिर से लेट कर लेते हैं एंड कि जो डेल ए है, डेल्टा ए है, एंड डेल्टा बी है, वो हमारी क्या है, ये हमारी आर दी एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी ए एंड बी। जो सही तरीका होता है ना, वो ये होता है रिस्पेक्टिवली, ऐसे लगाते हैं ना, ठीक है। देखो लिखना सीखो किसी भी चीज़ को कि कैसे लिखेंगे, बहुत काम आएगा, है ना। शॉर्ट वाले के चक्कर, अभी आप अगर 11th में हो तो शॉर्ट के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। पहले इन चीज़ों को समझो, बच्चे ही गलती कर जाते हैं, ठीक है, कि वो हाँ ठीक है सर मेरे को IIT JEE नीट करना है,
तो मतलब मैं सर ये सब मेरे को सर थ्योरी तो मेरे से कुछ लेना देना तो है नहीं। यही तो बड़ी बड़ी आपकी भूल है ना। अभी आप 11th में हो, अभी आप 12th पास नहीं किया, ऐसा नहीं कि आप 11th पहले पढ़ चुके हो, नहीं। जब 11th पास कर लेना तो फिर शॉर्ट, जिसको बोलते हैं ना क्रैश कोर्स, ठीक है। तो अभी आप 11th के बच्चे क्रैश कोर्स से दूर रहना, सब हम बता दे रहे हैं इस चीज़ को, है ना, ध्यान रखना है। क्रैश कोर्स के चक्कर में आप 11th वाले बच्चे नहीं पढ़ना। क्रैश कोर्स कौन करता है? जो एक बार चीज़ों को पढ़ लिया होता है, जिसको बहुत जल्दी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, वो क्रैश कोर्स करते हैं। आप नहीं करोगे, आप अभी सारी चीज़ें डिटेल में देखोगे। ध्यान रखना, अगर आप दूसरे चैनल से अगर आप देख रहे हो ना, तो अगर क्रैश कोर्स होगा तो उसको थोड़ी देर के लिए, 1 साल के लिए टाटा बाय रखना अभी, ठीक है। चलो, क्योंकि अभी आप 11th में, अभी आप नई चीज़ों को सीखो, जस्ट अभी आप 10th से 11th में आ रहे, फिर क्रैश कोर्स करोगे हैं, आगे जा कर क्रैश हो जाओगे, कहोगे सर ये क्या हो गया। चलो देखो, आते हैं बात पर। तो हमने कहा सर डेल ए और डेल बी हमारी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है फिजिकल क्वांटिटी ए और बी में, ठीक है। तो अब हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी ए की या फाइनल वैल्यू बी की होगी, वो बताओ कितनी होगी। तो अब ऐसी बात हम क्या करते हैं, हम अपने एब्सोल्यूट एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या अपने एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देते हैं। तो हमने कहा सर हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी है, या फिर जिसको हम मेजर्ड वैल्यू बोल रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जिसको हम फाइनल वैल्यू भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो हमने कहा कि सर हमारी ये जो, तो इसकी अब अगर हम ए और बी को अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो हमें इसका हमें एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती समथिंग। मान लो वही जैसे हमने एग्जांपल लिया 4 - 3, तो हमें 1 मिलेगा। तो लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू ए माइनस बी। सिमिलरली अब ये जो z है, तो इस z का भी हम क्या कर सकते हैं, एक फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस z की बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, z प्लस माइनस डेल z। बोलो, ये बात समझ में आई, डेल z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू, चलो a, यहाँ पर a की हम फाइनल वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा, देखो a प्लस माइनस डेल a डेल्टा a। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है ना, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर माइनस है तो फिर से ब्रैकेट लगाया और देखो हमने लिख दिया b प्लस माइनस डेल्टा b। सेम वही कहानी रिपीट करनी है फिर से, क्या, इस z प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z की जगह इतना ही छोड़ दो, इज इक्वल टू, इन दोनों को देखो साथ में ले लो कब, लेकिन देखो ध्यान से रखना a और b यहाँ पर देखो कैसे, मतलब विदाउट डेल्टा वाले को हम एक साथ रख रहे हैं, डेल्टा वाले को एक साथ रख रहे हैं। तो a और b कैसे माइनस में, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चे a माइनस b हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें डेल्टा a और डेल्टा b को एक साथ रखना है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस है इसके पहले, यहाँ पर भी इसके पहले प्लस माइनस, तो हम यहाँ करने वाले हैं कि यहाँ से हम प्लस माइनस को कॉमन लेने वाले हैं। तो हम यहाँ से प्लस माइनस को कॉमन ले लिए। अब देखो प्लस माइनस कॉमन हो गया तो देखो क्या बचेगा, डेल्टा ए, और ये आपका हो जाएगा, देखो अब ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है ना, तो सिंबल इसके बदलेंगे, ध्यान समझना, यहाँ पर माइनस है ना तो इसके सिंबल बदलेंगे। तो ये भी देखो प्लस माइनस था यह भी प्लस माइनस है, ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस प्लस। बोलो क्या ये गलत बात है? अगर एक थ्योरेटिकल तरीके से करो, सोचो तो भाई वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर प्लस था पिछले वाले में, तो इसलिए कुछ नहीं बचा, तो प्लस बच गया, प्लस हमने लिख दिया, प्लस डेल्टा भी लिख दिया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या, कि यहाँ पर माइनस है ना, तो आप जब प्लस माइनस जब कॉमन ले रहे हो, ठीक है, आपने प्लस माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखो माइनस है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर प्लस माइनस था, तो ये प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, जो प्लस हो जाएगा वो माइनस में, और जो माइनस हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखो इसके जगह z प्लस डेल्टा z की जगह एज इट इज इसको रहने दो, और a माइनस बी के देखो की जगह क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी की जगह z लिख सकते हैं, z लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b, ठीक है। ये देखो ये z से ये z कैंसिल आउट हो गया भाई, इस z को इधर लाओगे तो सब्ट्रैक्ट करके 0 हो जाएगा ना, नील बटा सन्नाटा हो गया, z की वैल्यू खत्म। तो देखो आपके पास क्या बची, आपके पास यही तो बचा, डेल z इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ, आपके पास देखो क्या बचा, इसको यहाँ कर ले रहे हैं ताकि एक ही जगह पर आ जाए। तो हम ये कह रहे हैं ना, देखो हम ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास जो डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो क्या बचा, यही तो बचा। ऐसा करते हैं, इसको हम एक बार ओपन कर देते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a, और ये हो जाएगा आपके पास भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस का यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। प्लस माइनस का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्टली हम सारे प्लस माइनस को हटा भी सकते हैं, है ना। और यहाँ पर भी देखो क्या बचेगा, यहाँ पर भी बचेगा, ये भी तो प्लस माइनस में था,
ठीक, तो ये भी तो प्लस माइनस में होगा। हम क्या करना है ना, यहाँ से हम जो है प्लस माइनस को, देखो प्लस माइनस का इतना टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से हम प्लस माइनस को क्या करते रहे, कैंसिल आउट करते रहे, तो फाइनली देखो हमारे पास क्या बचेगा, सेम वही चीज़ें हैं, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए और प्लस, मैं आपको माइनस नहीं लगाना, प्लस डेल बी। तो वो चाहे सम हो, वो चाहे डिफरेंस हो, आपको करना क्या है, आपको करना वही है, यानी कि आपको इन दोनों के एब्सोल्यूट एरर को आपस में ऐड कर देना है, वो चाहे सम के केस में हो, वो चाहे डिफरेंस के केस में हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं सर कि हम ये कह सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम एरर इन सम और डिफरेंस इन टू फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्या देखो क्या है, इज इक्वल टू देखो क्या है, इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर का सम इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब मान लो सम एक नहीं, दो है नहीं, तीन है, मान लो तीन फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका भी वही करेंगे, मान लो सी होगा तो डेल्टा सी कर देंगे। चलो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखो आपको समझाते हैं, है ना, ध्यान से समझना। यहाँ पे हम डेल जेड यानी कि हमारा ये ओवरऑल हमारा एब्सोल्यूट एरर है, डेल जेड, देखो वर्ड्स पर ध्यान दो, डेल जेड हमारा ओवरऑल एब्सोल्यूट एरर है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से अपनी कॉपी पर लिख लेना, ठीक है, लिखते चलो। ओके, देखो इसका बहुत ही एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कोई रूम का मतलब कुछ दो टेम्परेचर इस तरीके से दिया गया था, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ रूम, ठीक, मान लो कि सुबह के समय जो टेम्परेचर था मेज़र किया गया, हमने कहा भाई थीटा 1, ठीक है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना था, 20 डिग्री, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो तुरंत समझ जाओगे, अच्छा 20 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारी वही मीन वाली वैल्यू हो सकती है। 0.5 डिग्री, देखो ये एरर है ना, तो एरर बहुत ही छोटा आएगा, एब्सोल्यूट एरर, भाई एरर तो बहुत छोटा आएगा ना, बहुत ज़्यादा एरर तो नहीं आएगा। तो ये मतलब हमारा जो टेम्परेचर जो लिखा गया है वो हमारे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में देखो लिखा गया है ना, ये ऐसे दे दिया, यानी कि हमारा ये डेल्टा है ना, मान लो समझ लो हमने कहा भाई ये हमारा ए है, तो ये हमारा डेल्टा ए हो गया। और जब दूसरा जब टेम्परेचर जब मेज़र किया गया, ठीक है, यानी कि दूसरे समय जब मान लो दोपहर के समय जब मेज़र किया गया, तो ये पता चला कि थीटा 2 जो हमारा आया वो कितना आया, सपोज कर लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस 0.25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि चलो बताओ डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना आया, डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो देखो आप क्या निकालोगे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा सिंपल, ये सब इतना उलझाने के लिए दिया है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो देखो कितना हो जाएगा, क्या करते हो डिफरेंस के लिए, क्या करते हो, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो फाइनल वैल्यू देखो आपको क्या है, थीटा है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, चलो भाई रख दो, थीटा 2 की वैल्यू देखो कितनी है, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या करना है, माइनस करना है, ध्यान से बात समझो, तो माइनस यहाँ लगाया, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसको आप अगर ओपन करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, हाँ देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ये 30 और ये 20 आपस में देखो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, बात समझो, ये 30 और 20 आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये देखो जब माइनस प्लस, भाई इसमें जब माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा माइनस प्लस होगा, बट रहेगा तो वही कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस ही तो रहेगा, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड ही तो हो जाएंगे। और हमने एरर में हमने यही तो देखा था कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के जो हमारा जो ओवरऑल जो हमारा जो एरर आएगा वो क्या होगा, वो उनके एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगा। तो देखो हम इन एब्सोल्यूट एरर को आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं भाई, आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। अब ऐसी बात है, आप इसको जब, हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर माइनस को अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस, बिल्कुल यार तो बात तो वही है, फील तो वही आ रहा है ना, प्लस माइनस, यहाँ पर भी बस ऊपर नीचे माइनस प्लस हो गया, तो क्या करते हैं हम इनको आपस में ऐड कर दें, दैट मीन्स 0.25 और 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.25 और 0.5, दैट मीन्स 0.75 हो जाएगा, तो दैट मीन्स प्लस माइनस 0.75,
ठीक है। तो ये देखो आपका वही टोटल एब्सोल्यूट एरर आया है, टोटल यानी कि जिसको हम जेड बोल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं देखो, सब डिफरेंस में भी हमने क्या किया, सम ही किया। इसको नहीं देखना, इसको देखना है ना। डिफरेंस में भी हमने क्या किया, इन एब्सोल्यूट एरर को हमने आपस में क्या किया, सम ही तो किया। आ गई बात समझ में। चलो एक और हम एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। मान लो हमने कहा भाई हम जैसे टाइम की बात कर लेते हैं। हमने मान लो पर्टिकुलर किसी जगह पर हमने टाइम देखा, तो हमने कहा भाई t1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 2 सेकेंड और प्लस माइनस 0.1 सेकेंड था। ठीक, सिमिलरली t2 जो था, जो हम जब दूसरे बार हमने जब टाइम देखा तो हमने कहा कि, या फिर ऐसा समझ लो किसी पर्टिकुलर किसी वर्क को करने में इतना टाइम लगा, और मान लो सेम दूसरे वर्क को करने में मान लो हमने कहा कि अब हमारा जो t2 है वो 3 सेकेंड और प्लस माइनस 0.05 सेकेंड लगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब समझो। ये आपका मीन वैल्यू दे रखा है, ये आपकी एब्सोल्यूट एरर दे रखी है। प्लस माइनस के बाद अगर कोई भी अगर वैल्यू हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी। अब ऐसी बात है कि नहीं। देखो ये हमारा है ना, ये एब्सोल्यूट एरर ही तो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस डेल ए प्लस माइनस डेल ए, ठीक है, बी प्लस माइनस डेल बी। तो डेल बी दैट मीन्स एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अच्छा तो अगर हम ये कहें कि बताओ हमें भाई टोटल टाइम हमारा जो है वो कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, तो क्या करोगे टोटल टाइम के लिए, टी इज इक्वल टू क्या करोगे, t1 प्लस t2, यही तो करोगे। तो देखो t1 2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, और प्लस 3 प्लस माइनस 0.05, क्या करोगे देखो 2 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे प्लस, और देखो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, ऐड ही तो होंगे। आगे बात समझ में। तो एब्सोल्यूट एरर वो चाहे सम हो वो चाहे डिफरेंस हो, आपस में वो क्या हो रहे हैं, ऐड ही हो रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 0.1 और 0.05, दैट मीन्स 0.15 प्लस माइनस। आगे बात समझ में। ये हमारा आंसर है, ये हमारा कंप्लीट आंसर है ना, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अगर आप एरर लिखना चाहते हो तो आप इनको ऐड करोगे। ये कहानी है, ये अभी हम आगे और भी क्वेश्चन में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सम और डिफरेंस का मतलब समझ में आया। कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, सिंपल बस नाम थे ऐसे डराने के, सम इन मतलब एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, कितना बड़ा नाम था ना। अभी ये देखो प्रोडक्ट वाला भी वैसे ही बड़ा नाम है, ठीक है, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन कोटेंट, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के तरीके अलग होंगे। तो हम दोनों तरीके को समझेंगे। क्लियर है बात, इतनी बात आपको समझ में आई, आसान है। इस चीज़ों को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, और हम अभी और भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। नाउ अब हम बात करते हैं एरर इन प्रोडक्ट और कोटेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरर इन प्रोडक्ट की। क्लियर है, चलो भाई देखते हैं। देखो बच्चे फिर से वही कहानी स्टार्ट है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़ की। पहले हम प्रोडक्ट की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे अपने कोटेंट की, यानी कि डिवीजन वाली की। दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा लेकिन तरीका डिफरेंट है, ऐसी बात है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता, समझो तो सही, है ना, कि आखिर वो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी कैसे आया था, है ना। अब आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि सर डेल ए का मतलब क्या है, बी, ये सब सारी चीज़ें ना। हाँ ठीक, तो यही चीज़ है, शॉर्ट में पढ़ने में और डिटेल में पढ़ने में यही फ़र्क आ जाता है। चलो देखो बात करते हैं बच्चे, सेम वही हम उसी तरीके से फिर से मान लेते हैं कि सर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है भाई, ए एंड बी आर द टू फिजिकल क्वांटिटी है, या कोई हमारी मेजर्ड वैल्यू है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। एंड डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर दी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी, क्या रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा चलो, तुम्हारी जो फाइनल वैल्यू ऑफ ए होगी वो क्या होगी भाई, फाइनल वैल्यू ऑफ ए। हाँ अब तो बच्चों को समझ में आ रहा होगा, नहीं बिल्कुल, है ना। तो फाइनल वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना। हम यहाँ पे देखो फाइनल वैल्यू ऑफ ए कह रहे हैं, हम ए नहीं कह रहे हैं। अब ये जो ए था ना, अब हमारा सही तरीके से क्या हो गया, अब ए नहीं होना चाहिए था, अब ये सही तरीके से हो गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली फाइनल वैल्यू ऑफ अगर हम बी की बात कर ले तो क्या हो जाएगा बच्चे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बोलो यहाँ तक तो सभी बच्चों को क्लियर होगा। अच्छा जी, अब भाई हमें इनका करना था, लेकिन आपस में प्रोडक्ट क्या करना था, हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था ना। तो चलो ए और बी का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वही कहानी, ए और बी का अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई एक नई वैल्यू मिलेगी। लेट कर लेते हैं सर z इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी
प्लस नहीं ए इंटू बी प्रोडक्ट करना है ना। तो भाई हमने 3 और 7 का, मान लो 3 और 4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी आएगा, जो भी हमारा आंसर है मान लो, तो अब इस केस में हमने ये। अब सिमिलरली हम z का भी क्या कर ले, फाइनल वैल्यू लिख ले, a का भी फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं। सो देखो कितना हो जाएगा, हम ये क्या दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास z प्लस माइनस डेल्टा z, आगे वाले में इज इक्वल टू ए की, ये समझ रहे हो ना, ये कैसे भाई z की फाइनल वैल्यू, जिस तरीके से a की फाइनल वैल्यू। अब यहाँ पे हम सारी की सारी क्या कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू को हम लिख रहे हैं, है ना। मल्टीप्लाई वगैरह करने पर जो भी हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, तो z की फाइनल वैल्यू z प्लस डेल्टा z आएगी। a की देखो क्या है, तो a की है बच्चे a प्लस माइनस डेल्टा b, और इंटू b की क्या है देखो, तो b प्लस माइनस डेल्टा b, यही तो है। अच्छा जी, अब देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे करते थे मल्टीप्लाई, इस a का इस b के साथ, तो क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ध्यान से समझो, इतना लिख लो जल्दी से, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा a इंटू बी, फिर इस a का क्या करोगे आप, इस डेल्टा b में करोगे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखो ये आपके पास हो जाएगा प्लस a इंटू डेल्टा बी, फिर देखो इस डेल्टा b का इस b के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये आपके पास हो जाएगा b इंटू डेल्टा b, फिर इस b का आप इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा b इंटू डेल्टा b, है ना। अरे अरे एक मिनट, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया यार, यहाँ पे ए रहना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, गलत हो गया, ये अनर्थ हो जाएगा, क्या कर दी है सर आपकी। चलो देखो 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 देखो, वो गलती से मिस्टेक हो गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए यहाँ होना चाहिए, इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी होना चाहिए, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, और ये देखो कितना हो जाएगा a प्लस ए और डेल्टा b, ये देखो कितना हो जाएगा b प्लस प्लस लगेगा b इंटू डेल्टा a, और ये देखो कितना हो जाएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझो, हम ये आपसे बोल रहे हैं कि भाई डेल ए का मतलब आप क्या समझते हो, बहुत ही छोटी सी वैल्यू। मान लो मैंने कहा कि मेरी क्वांटिटी थी 3 और हमें एरर मिला है, जो एब्सोल्यूट एरर है वो मान लो है 0.01, बात समझना। सिमिलरली मान लो हमारी बी थी मान लो 4 और हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है वो मान लो है 0.02, बात समझो। तो दैट मीन्स ये आपका डेल्टा बी है, ये आपका क्या है, ये आपका डेल्टा बी है ना, सॉरी डेल्टा ए है, ये आपका डेल्टा बी है, बोलो। तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटी को अगर फिर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स डेल्टा ए और डेल्टा बी को अगर हम फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बताओ जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी या छोटी आएगी, पहले इतना आप मेरे को बताओ। अगर ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करने पर हमेशा वैल्यू बड़ी आती है, नहीं, डिपेंड करता है कि वो डेसिमल में तो नहीं है। अगर डेसिमल में है सर, है ना, तो हमारी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी आएगी। तो क्या करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये जो डेल्टा ए इंटू जो डेल्टा बी है, ये वाला जो टर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, अदर के कंपैरिजन में। तो हम क्या कर दे रहे हैं, इनको हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, इनको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, इनका कोई मतलब ही नहीं। भाई हम कह रहे हैं भाई मेरे पास 3 था, मेरे पास 4 था, 3 में मतलब तुम्हारे पास 10 रुपये थे, 10 रुपये में हमने तुमको 0.001 पैसा दे दिया, 0.001 रुपये दे दिया, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा z प्लस डेल z, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब देखो ए बी है, तो ये बताओ ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, z लिख दिया। और प्लस यहाँ पर देखो ए डेल बी की जगह ए डेल बी ही छोड़ दो, ए डेल्टा बी ही छोड़ दो, और प्लस माइनस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आप थोड़ा प्लस माइनस कर लेना ये, और बी डेल्टा ए की जगह भी प्लस माइनस ही रहेगा, है ना, और यहाँ पर भी प्लस माइनस रहेगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको तो नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखो ए बी की जगह हमने लिख दिया ए बी मतलब z, सॉरी हमने z कर दिया। ए डेल्टा बी की जगह देखो हम ए डेल्टा बी छोड़ दे रहे हैं प्लस माइनस का, और बी डेल्टा ए की जगह प्लस माइनस का बी डेल्टा ए ही छोड़ दिए, और ये हमारा टर्म हो गया 0। यहाँ पर आप बता दोगे कि सिंस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इज मच मच स्मॉल, दैट मीन्स वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, है ना। सो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट करते हैं। सो नेगलेक्ट इट, हम इसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखो क्या बचा मेरे पास बचेगा, देखो ये z से ये z क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये z से ये वाला z क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या बचा आपके पास, बचा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, आपके पास देखो ये बचा क्या,
ए डेल्टा बी, है ना, और प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ठीक है, यही तो बचेगा। अच्छा जी, ओके, यहाँ पे प्लस माइनस कर लो, कोई करो या नहीं करो कोई मतलब, प्लस माइनस तो हट ही जाना है, ये बात मेरी बात समझो। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से बात मेरी ध्यान समझना, हमें अभी ये वाला फॉर्मूला तो हमारा आया नहीं है ना। आप कहोगे सर इतना ही आंसर छोड़ दे क्या, तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है ना। इसको इससे इससे करोगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फिर न्यूमेरिकल्स को करने में प्रॉब्लम आएगी। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम अब एक एक्स्ट्रा स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, है ना, ताकि हमारा फॉर्मूला एक सिंपल तरीके से ऑब्टेन हो जाए। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे ना, देखो z से यानी कि a इंटू बी से बोथ साइड में डिवाइड करने वाले हैं। भाई बोथ साइड में अगर हम z से अगर डिवाइड करें तो आंसर पर कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो हम ये कर रहे हैं डिवाइडिंग बाई z इज इक्वल टू ए बी बोथ साइड। आप कहोगे सर ऐसा कर क्यों रहे हैं तो बात वही होगी, सर हम पढ़ क्यों रहे हैं ये ऐसा करते हैं ताकि हमें सिंपल हमें फॉर्मूला मिले, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अच्छा डेल्टा z अपॉन z, बात को समझना, इज इक्वल टू, फिर देखो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे ए डेल्टा बी अपॉन, अच्छा ये बताओ डेल्टा z रखें यहाँ पे, हम डेल्टा z रखें या डेल्टा z की जगह ए बी रखें, बात देखी है ना, क्योंकि ए बी वाला टर्म है तो हम ए बी रख देते हैं, डेल्टा z वाला टर्म था तो यहाँ पे हमने z रख दिया, ए बी वाला टर्म है तो यहाँ पर ए बी रख देते हैं, ए बी प्लस माइनस, फिर देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा सॉरी बी डेल्टा ए अपॉन जेड, जेड का मतलब फिर से ए बी, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से देखो ये वाला ए से ये वाला ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये वाले बी से ये वाला बी क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये इस बी से इस डेल्टा बी को कैंसिल मत कर देना, हाँ देखो इधर देखो देखो, हमने कहा भाई 3 है, इसकी हमारी जो एब्सोल्यूट एरर आई थी हमारी आई थी 0.01। क्या ये बताओ, ये तो आपस में ये आप कैंसिल कर दोगे क्या, ये मान लो अगर ए है, ये मान लो अगर डेल्टा ए है, बताओ बताओ बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं। डेल्टा का मतलब ये होता है बहुत ही डिफरेंस, बहुत ही स्मॉलेस्ट डिफरेंस, ठीक है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस। तो देखो फाइनली क्या मिला आपके पास, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये आपके पास मिल गया प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्लियर हुई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, देखो कितना आसान है ना। तो ये आपका ओवरऑल, जैसे हमने कहा था ना स्टार्टिंग में, यही तो हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि देखो भाई ये डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा। तो कैसे आ रहा है, ये वो सारी कहानी है, इसके पीछे का सारा मटेरियल है, कैसे आ रहा है ये वो सारी कहानी। क्लियर है इतनी बात, चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आप अपनी कॉपी में इसको जल्दी से एकदम फटाक से लिख लो, ठीक है ना। नाउ हम बात करने वाले हैं कोटेंट की। तो कोटेंट में हमें कुछ एक स्पेशल टाइप का हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जो कि अगर आप मैथ्स के बच्चे हो तो आपको 11th क्लास में मैथ्स में ही मिल जाएगा, बट अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हो डोंट वरी, हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि दोनों ही बच्चों के लिए भी ये चीज़ देखो बेसिक है। अभी ना तो मैथ्स वाले बच्चे अभी ना तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे, हाँ एक थ्योरम आने वाला है बाइनोमियल थ्योरम, ना तो वो पढ़े होंगे ना तो बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़े होंगे, तो दोनों के लिए अभी सेम सेम है ना, ऐसा कुछ नहीं है, रटना नहीं है, समझ लेना, फॉर्मूला हम बताएंगे उनको, बस फॉर्मूले को याद कर लो, उस बेसिस पे आप किसी का भी जो है ब्रेक कर सकते हो, किसी को भी जो है फॉर्मूले पर ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों हेडिंग लगा लो, एरर इन कोटेंट ऑफ 2 क्वांटिटीज, लगा लिया। चलो देखते हैं, देखो बच्चे बात करते हैं एरर इन कोटेंट ऑफ 2 क्वांटिटीज की। सेम वही कहानी फिर से स्टार्ट करते हैं, लेट, अब मजा आ गया, हाँ अब मजा मतलब एकदम आ रहा होगा, अभी देखो सजा मिलता है कोई बात नहीं, अभी आपको एक नई चीज़ पता चलेगी। लेट ए एंड बी आर द 2 फिजिकल quantity and delta A and delta B are the absolute error in A and B respectively, ठीक है। अच्छा तो हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी, सब लिखना तो नहीं था बट आप लोग चलो लिख लो, ठीक है। तो कितनी आप बात तो समझ में आ गई होगी फाइनल वैल्यू ऑफ ए कितनी हो जाएगी, ए प्लस डेल्टा आई, फाइनल वैल्यू ऑफ बी कितनी हो जाएगी, है ना। ये बी नहीं हम ऐसे लिख रहे हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ बी लिख रहे हैं ना, बी मत समझ लेना, क्या हो जाएगी, बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगी। अब ये बी ना हो करके बी प्लस डेल्टा बी हो गया, समझ गए। तो
अच्छा, हमें करना है इनको कोटेंट, यानी कि हमें इन दोनों ए और बी को डिवाइड करना है। तो लेट कर लेते हैं कि ए और बी को हमने डिवाइड किया तो हमें एक नई वैल्यू मिली जेड, ए अपॉन बी। आगे बात में ए और बी को हमने डिवाइड किया तो हमें एक नई वैल्यू मिली जेड मिली, तो जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब इस जेड की भी हम फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं क्या? तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए की फाइनल वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बताओ, इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ओके, हमें क्या करना है कि हमें वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब लाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस बी प्लस डेल्टा बी को हम ऊपर भेज देते हैं। तो अभी देखो, इसकी पावर में भी कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। जब ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब आपके पास ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और इस b प्लस माइनस डेल्टा बी को हम ले आते हैं ऊपर, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे मेरी बात समझना। हम जो है ना, यहाँ से जो है हम देखो, यहाँ से हम अप्लाई करने वाले हैं बाइनोमियल फार्मूला। अब ये बाइनोमियल फार्मूला क्यों अप्लाई करते हैं, थोड़ी सी हम लोग इसकी हिस्ट्री जानते हैं, है ना। चलो, आप लोग जब क्लास 9th में थे या जब आप लोग जब क्लास 10th में थे तो आपने कहा कि सर अगर मेरे पास a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो सर मैं इसको बड़े आसानी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सर ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने ये भी कहा कि सर अगर मेरे पास अगर a प्लस बी का अगर होल क्यूब है तो हम इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मेरे पास a प्लस बी का होल पावर 4 हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूले पर तोड़ेंगे, फिर इसको फॉर्मूले पर तोड़ेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि आपकी डिफ़िकल्टी थोड़ी बढ़ती जा रही है। बताओ, आपकी डिफ़िकल्टी थोड़ी बढ़ती जा रही है ना भाई। स्क्वायर था मस्त एकदम सर, आसान था, मज़ा आ गया। क्यूब था सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सर ओके। लेकिन पावर 4 हो गया तो थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी बढ़ गई। हो तो जाएगा सर, लेकिन सर डिफ़िकल्टी बढ़ गई, है ना। अब सोचो, इसी तरीके से अगर हम मान लो आपको बोलते हैं कि a प्लस बी के पावर 100 है, तो हाथ पे जो है सर जो है हाथ पर रख लोगे, कहोगे अरे बाप रे अब ये कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ओपन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाइनोमियल फार्मूला। तो एक यहाँ से वर्ड क्या आपको समझ में आया, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, ये भी आपको बात समझ में आ गई कि जब कोई ऐसा हमें एक्सपेंशन, देखो आप ये क्या कर रहे हो, आप ये एक्सपेंशन ही तो कर रहे हो। तो बाइनोमियल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें कोई एक ऐसा एक्सपेंशन करना होता है जिसका हमें फॉर्मूला पता ही नहीं होता है। हम क्लास UKG LKG से लेकर के क्लास 10 तक आ जाते हैं और हम बेसिकली इन्हीं सब फॉर्मूले की बात करते थे। लेकिन अगर इनके अलावा अगर कोई एक दूसरा भी एक्सपेंशन करना हो, जैसे -1 है, बताओ, जैसे हमने कहा कि आपके पास a प्लस बी के पावर -1 है, तो क्या आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तो आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। मान लो हमने कहा भाई -1 है, समथिंग जो भी हो, तो आप इसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है इस केस में, हम यूज़ करते हैं क्या, बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करते हैं। आ रही बात समझ में, क्या यूज़ करते हैं सर, बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करते हैं। अब मेरी बात समझो, तो बाइनोमियल फार्मूला, अब बहुत सारे बाइनोमियल फार्मूले हैं। हम आपको जस्ट ये वाला जो जब हमारा जब ये चैप्टर फिनिश होगा ना, तो जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स का, तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक मैथमेटिक्स के रूल देखेंगे। बिना उसको देखे आप वो वाला चैप्टर नहीं कर सकते, फिर आप वही रटने वाला काम करोगे, ठीक है। तो हमने कहा भाई बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, बाइनोमियल फार्मूले हैं। तो कुछ हम बेसिक से बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करें। अब देखो, एक्सपेंशन है ना, तो इनको याद रखना पड़ता है। जैसे आपने कहा ना सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का अपने फॉर्मूला याद रखा था, तो वैसे ही हमें इनके एक्सपेंशन के फॉर्मूले भी याद रखने रहते हैं। तो आप एक एक्सपेंशन यहाँ से केवल याद रखो, ठीक है। और वो आपको याद रखना है, देखो, अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, दैट मीन हमने कहा कि अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स के पावर अगर n है, तो इसका एक्सपेंशन देखो क्या होता है, 1 प्लस nx। ये फॉर्मूला है। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कहाँ से, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलते हो, समथिंग जो भी आप बोलते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वैसे ही 1 प्लस एक्स के पावर n। तो अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या बला है सर, फैक्टोरियल कहाँ से, देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अभी आपका ये भी पूरा का पूरा एक चैप्टर है। देखो, फैक्टोरियल का कुछ नहीं, फैक्टोरियल को हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं। मान लो मैंने कहा कि अगर आपके पास अगर 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, क्या है, 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है ना, या
इस तरीके से भी लिखा जाता है, ध्यान रखना। अगर इस तरीके से लिखा है तो भी फैक्टोरियल, इस तरीके से लिखा है तो भी फैक्टोरियल। करते क्या है, इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं। तो मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 1 तक। दैट हम कहेंगे 2 इंटू 1। मान लो मैंने कहा अगर सर मेरे पास अगर 3 फैक्टोरियल तो क्या कहेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मान लो मैंने कहा सर मेरे पास 10 फैक्टोरियल है तो क्या कहेंगे 10 इंटू 9 इंटू आगे बस में 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब। चलो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, जगह की कमी हो गई। ठीक, इसको लिख लेना जरूर से, जल्दी 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 से लिख लो साइड में। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया। ठीक है, तो ये होगा फैक्टोरियल का मतलब, है ना। तो ये हमारा एक्सपेंशन होता है। इसी तरीके से हम ये, अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी रहेगा। फिर इसी तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। फिर क्या करेंगे एन एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन, फिर हमारा 3 फैक्टोरियल जाएगा, फिर एक्स क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो प्लस डैश 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 डैश, भाई जितने टर्म तक हो, है ना, जितने भाई एन की वैल्यू जो भी हो। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेंशन याद रखना रहता है, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अब क्या करते हैं कि देखो, अब ये तो ठीक ठाक है भाई, बात को समझना। ये जो हमारा डेल जेड प्लस माइनस डेल जेड है, ये तो ठीक है, ये तो एज इट इज हमने इसको लिख लिया। अब हम इसकी बात करें अगर, देखो तो यहाँ से दिक्कत क्या है ना, कि यहाँ से प्रॉब्लम है कि हमने जो फॉर्मूला देखा है वो हमने फॉर्मूला देखा है 1 प्लस एक्स का। तो इसका तो एक्सपेंशन करेंगे नहीं, लेकिन हमें इसका एक्सपेंशन करना होगा। इसके एक्सपेंशन के लिए हमें यहाँ पर 1 बनाना है, बात को समझो। यहाँ पर हमें क्या बनाना है सर, यहाँ पर हमें बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो यहाँ पे अगर आपको इस b की जगह अगर आपको 1 बनाना है तो यहाँ से आपको b कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो b आप कॉमन केवल यहाँ से लोगे तो b यहाँ पर भी तो होना चाहिए। मेरी थोड़ी सी बात समझना, ये है। ठीक है, हम कह रहे हैं सर यहाँ से अगर हम b कॉमन ले तो b यहाँ पर भी कॉमन होगा, तभी तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं b और प्लस माइनस, यहाँ पर देखो हमारे पास डेल्टा b है इंटू, हम एक b का ऊपर मल्टीप्लाई और एक b का नीचे डिवाइड कर देते हैं। बोलो ये बात समझ में आई। ये दोनों, ये जो बातें हैं यहाँ पर हमने ये जो चीज़ लिखा है और ये जो हमने चीज़ लिखा है, ये दोनों क्या सेम है, बिल्कुल सेम है सर। इस b से इस b को कट कर दो, कोई फर्क पैदा नहीं होगा, मतलब बात हमारी एक ही होगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम b को कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। बताओ ये बात समझ में आई। 1 प्लस माइनस डेल्टा बी, भाई यहाँ से भी कॉमन हो गया। तो क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यही तो बचेगा। तो 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन, आगे बात समझ में। सिमिलरली यहाँ से हम ए को भी कॉमन ले ले, यहाँ से हम ए को भी कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या बचेगा, ए हम यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखो इनटू, यहाँ से हम बी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी के पावर माइनस 1। ये देखो ये जस्ट लाइक इसकी तरह मिल रहा है। यहाँ पर देखो 1 की जगह 1 है, x की जगह डेल्टा बी अपॉन बी। भाई ये बताओ मेरे को, जब आप फॉर्मूला लगाते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप जब लगाते थे और हम आपसे ये कहते थे कि ऐसा करो सर, आप जो है मेरे को 2x प्लस y के होल स्क्वायर को ब्रेक करके दिखाओ। तो कंपैरिजन करते थे ना कि हाँ a की वैल्यू इतनी है तो a की जगह हम रखेंगे 2x और y की जगह हम रखेंगे b, है ना, मतलब b की जगह रखेंगे y, a की जगह रखेंगे 2x और b की जगह रखेंगे y, है ना। तो इस a स्क्वायर की जगह आप रख देते थे 2x का होल, ऐसे तो करते थे। तो सेम अब देखो भाई कंपैरिजन करो ना, यहाँ पर भाई कंपैरिजन करो, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर x है, यहाँ पर डेल्टा b अपॉन बी है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे डेल्टा b अपॉन बी, और देखो n की जगह क्या रखेंगे -1। बात आगे समझ में। ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, किसी भी फॉर्मूले का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। अब इसके बेसिस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते थे क्लास 10th में, क्लास 9th में, क्लास 8th में। तो वैसे ही ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, इसके बेसिस पे हम बहुत सारे, अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, n की जगह -2 -5 कुछ भी हो सकता है। आ रही बात समझ में। चलो अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर जब b बाहर आएगा, है ना, तो केवल b बाहर नहीं आएगा, है ना, कैसे आएगा माइनस का b, क्योंकि इसकी पावर कितनी है माइनस है। तो इस b का भी तो पावर -1 है, इस डेल्टा b का भी तो पावर -1 है। तो ये b केवल b बाहर नहीं आएगा, b के पावर -1 बाहर आएगा। बताओ ये बात समझ में आई क्या, b के पावर -1 बाहर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी हमने कोई माइनस पावर नहीं लिया था, इसलिए हमने सिंपली b निकाला। अगर यहाँ पे मान लो अगर हम कह रहे हैं कि भाई -1 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी तो -1 बाहर निकलेगा। आगे बात समझ में। चलो तो हम इसको अब क्या करते थे, एक्सपैंड कर देते। लेकिन एक्सपैंड करने से देखो पहले, अगर हम इस b-1 को, भाई देखो b-1 का मतलब क्या होता है 1 अपॉन बी, यही तो होता है। तो इसको 1 अपॉन बी लिख दें, और ये दोनों आपस में वैसे भी इनटू में है, तो हम इसको क्या डायरेक्टली में से लिख सकते हैं क्या, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन बी। बताओ ये बात सही है, बिल्कुल सही है। इसको एज इट इज लिख लो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू,
ये भी तो हमने अपॉन में लिख लिया। अब इसको हम ओपन कर देते हैं इस वाले फॉर्म में, है ना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या रखना है, इंटू 1 प्लस एन एक्स, बात को ध्यान समझना, एन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस से कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस, अब एन की वैल्यू तो आप 1 ही रखोगे, तो 1 और एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, एक्स की वैल्यू रखोगे डेल्टा बी अपॉन बी। फिर देखो क्या है प्लस, तो प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस है ना, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर चाहो तो आप इतना भी इसको एक्सपेंड करके रख सकते हो, लेकिन ये वाली वैल्यू सारी की सारी हमारी नेगलेक्ट हो जाएगी। क्यों नेगलेक्ट हो जाएगी बता रहे हैं, देखो फिर हमने कहा कि n की जगह हम रख देते हैं भाई -1, तो -1 के रखने का कोई मतलब नहीं। फिर देखो कितना हो जाएगा, इस n की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, -1, ठीक है, और -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब भाई फैक्टोरियल 2 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, 2 ही बताई थी। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है कि इस पूरे का क्या, डेल्टा बी अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स डेल्टा बी अपॉन बी का होल स्क्वायर, समझना, प्लस डैश डैश डैश, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 टर्म तक हम लिख दें, बेसिकली हमने 3 टर्म तक हमने लिख दिया है ना। अब समझो यहाँ से हम कह रहे हैं कि अगर इस पूरी की पूरी वैल्यू को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो क्या ये सही है, बिल्कुल। देखो क्यों, बात समझो, हमने कहा भाई एक तो हमारी डेल्टा बी बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है, डेल्टा बी का मतलब क्या, बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ना, 0.03, समझो, मान लो एक बात कह रहे हैं, डेल्टा बी है ना। अब इसमें आप मान लो जो है 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज़्यादा छोटी आएगी, मेरी बात समझो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, ठीक है, 0.01 हो जाएगा। अब आप 0.01 का फिर से स्क्वायर करोगे, 0.01 का आप फिर से क्या करोगे, 0.01 का करोगे स्क्वायर, 0.1 का नहीं, 0.01 का आप स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू और ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो जाएगी। और इसके बाद वाली भी जो वैल्यू वो तो फिर क्यूब में आएगा, फिर पावर 4 में आएगा, तो वैल्यू हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा छोटी होती जा रही है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से वैल्यू में बहुत ज़्यादा छोटी मिल रही थी, तो यहाँ तक के सारी की सारी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब कि इस टर्म को हम लोग लिखेंगे ही नहीं। क्लियर हुई इतनी बात। तो देखो क्या बचेगा यहाँ से, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो ये a अपॉन बी है, तो इस a अपॉन बी की जगह हम लोग z लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहाँ से इस a अपॉन बी की जगह यहाँ से देखो ये वाला टर्म z इज इक्वल टू a अपॉन बी, है ना, तो इसके जगह a अपॉन बी की जगह हमने क्या लिख दिया, z लिख दिया। अच्छा जी, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हमारे पास है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और देखो ये देखो क्या बच जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, बोलो यही तो बचेगा ये, क्योंकि ये वाले सारे टर्म को हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। अब हमें इनकी क्या है, अब हमें इनकी करनी है आपस में मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, ये अच्छा एक मिनट, इस z से इस z को हम कट कर देते हैं ना, क्यों फालतू बार बार लिखते रहें, ठीक है। तो ये वाला z देखो प्लस में, और ये वाला z देखो इधर भी प्लस में, ये जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो z माइनस z दैट मीन्स 0। तो देखो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा नहीं सर, कैसे मल्टीप्लाई, ये भाई मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में ना, प्लस माइनस में नहीं है ना, ठीक बिल्कुल। तो हम z को इधर भेज देते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसको देखो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो 1 का 1 के साथ करेंगे, देखो बात को समझो, 1 का 1 के साथ करेंगे क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a का डेल्टा b अपॉन b के साथ करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये एक मिनट, इस 1 का ऐसे कर लेते हैं, चाहे जैसे कर लो आपकी मर्जी, डेल्टा बी अपॉन बी, हमने इस 1 का इसके साथ कर दिया। अब इस डेल्टा ए अपॉन ए का इस 1 के साथ करो तो देखो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर देखो इसका हम इस पूरे के साथ कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी इंटू ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। फिर से देखो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी, तो इसको हम क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें। तो फाइनली देखो क्या मिलेगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, एक ही बात तो है, दोनों का मैटर सेम है ना। अब देखो ये वाली वैल्यू हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचेगा यहाँ से 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। आगे बात समझ में, देखो
ये z प्लस जेड का मतलब क्या 1, यहाँ भी देखो 1 बचा, यहाँ भी 1 है, तो ये वाला 1 से ये वाला 1 देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या बचा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू सेम, भाई एक बार ले लो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए, चाहे जिसको पहले ले लो, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा, हाँ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन। आ गई बात आपको ये समझ में? बोलो कितनी आसान सी बात है ये, कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। बस आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चला, और मेरे ख्याल से ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। आप जो है छोटे छोटे फॉर्मूले में खुश रहते थे क्लास 10 में, छोटे छोटे फॉर्मूले को देख करके कहते थे ओ माय गॉड इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। और जब क्लास 11th में आया तो पता चला अच्छा वो तो सर उसी में मतलब उसी में हमें जो है खुश रहना चाहिए था। है ना, उसमें खुश नहीं रहें अब सर, हाँ ठीक है, अब सर कोशिश करते हैं इसमें खुश रहने की। हाँ तो अब कोशिश करो इसमें खुश रहने की, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ तक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की हमने बात कर ली, इसमें हमने प्रोडक्ट का देखा, मल्टी कोटेंट का देखा, ऐड का देखा, सब्ट्रैक्शन का देखा। अब हम एक और बात कर लेते हैं, पावर। हमारे पास कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी पावर में समथिंग ए 1 2 3 समथिंग कुछ भी हो, है ना, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। क्लियर है? ओके ओके ओके, चलो देखो, तो हेडिंग लगा लो, एरर इन पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, लगा लिया। चलो देखते हैं। देखो बच्चे लोग, बात करते हैं एरर इन पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है, कि अगर पावर में अगर कोई अगर हो समथिंग किसी फिजिकल क्वांटिटी के, तो उसका हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम वही कहानी होगी, ए इज इक्वल टू उतनी सारी बातें आप मान लोगे ना। मतलब भाई ए बी हमारी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनके एब्सोल्यूट एरर डेल ए डेल बी है। हाँ तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास की एक फिजिकल क्वांटिटी है। हमने कहा कि लेट z इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे हमें b की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा कि लेट z इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n, b की, हाँ सॉरी, हमें यहाँ पे b की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कहा हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी थी a जिसकी पावर में समथिंग कुछ थी, पावर में समथिंग कुछ थी। जैसे आप कहते हो ना mv स्क्वायर, है ना, mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर समथिंग आ रहा है ना, तो समथिंग ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी, इसकी पावर में समथिंग कुछ है। तो अगर देखो हम ये कहें कि एरर इन z ओवरऑल, अगर हम इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम फाइनल वैल्यू z की हम क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z लिखेंगे इज इक्वल टू ए की, देखो हम फाइनल वैल्यू क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे ना a प्लस माइनस डेल्टा ए, बोलो, और इसके पावर में क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। ठीक है, फिर से बाइनोमियल फॉर्म ये दिख रहा है, बट उसके पहले हम यहाँ से a को कॉमन लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो डेल प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ से हम a को बाहर कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, बोलो इतना बचेगा ना। ये बात समझ में आई ना, कैसे पिछले वाले से मैंने कहा था इक्वल टू, यहाँ पर इसके पावर में सॉरी कितना है, n है, ठीक है, वहाँ पर -1 होता था, यहाँ पर n है, कोई बात नहीं। तो देखो इसको हम ओपन करते हैं, फॉर्मूले पर अपने वही बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू ए की जगह ए ही रहने दो। अच्छा एक मिनट, ए के पावर देखो, ए के पावर अगर ए अगर बाहर निकल रहा है तो ए की पावर n भी बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ए की पावर n को ए की पावर n एज इट इज रहने दो। अब देखो हम इसको ओपन कर रहे हैं फॉर्मूले पर, है ना, तो 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखो बाकी सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, हमारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे। सेम वही वाली कंडीशन है, बाकी सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे, तो स्मॉल होने की वजह से उनको हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो देखो हमारे पास फाइनली क्या बचा, हमारे पास बचा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर n। यहाँ तक तो सेम एज इट इज़ है जी। क्या देखो बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, है ना। अच्छा क्यों हमने इन सारे टर्म को छोड़ दिया, क्योंकि भाई बाकी की हमारे जो टर्म है बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। ओके, अब देखो यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं। ओके ओके ओके, देखो अच्छा ये जो a की पावर जो n है, ठीक है, इस a की पावर n की जगह हम z रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा फाइनली, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इस a की पावर n की जगह देखो हम क्या रख दे रहे हैं, इस a की पावर n की जगह हम लोग रख दे रहे हैं z, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। बोलो ये बात समझ में आई है? अच्छा जी, अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना कि इस z को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो अपॉन में आ जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा मिल जाएगा क्या, z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। बोलो इतना बचेगा। इसको हम क्या कर ले रहे हैं, z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। देखो ये 1 हो जाएगा, 1 से 1 ये कैंसिल, तो फाइनली आपके पास देखो क्या मिलेगा, डेल्टा, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो गया, यहाँ पर n भी तो रहेगा,
हम क्या करते थे फॉर्मूले में, देखो यहाँ पर n भी रहेगा, n भी रहेगा। देखो फॉर्मूला देखो पहले, है ना, यहाँ पे फॉर्मूले में एक बार इसीलिए फॉर्मूले को पहले लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर n भी रहेगा, ये 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, बचा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, ये वाला 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा देखो n इंटू डेल्टा a अपॉन a। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर आपके पास अगर ऐसा एक न्यूमेरिकल रहेगा जिसके पावर में समथिंग कुछ भी रहेगी, बहुत इजी, इसके न्यूमेरिकल तो बहुत इजी, कहोगे सर ये तो बच्चे वाले न्यूमेरिकल हैं, मतलब सर क्या ही पढ़ा रहे हैं, ये 11th में हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, आप लोग 11th में हो, 11th की चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो भी IIT JEE नीट लेवल की आप लोग पढ़ रहे हो। देखो हम ये आपसे बता रहे हैं ना कि ये हमारी जो अगर पावर में अगर कुछ भी हो, तो अगर आप इसका अगर एरर निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू जो n होगा वो आप इसके क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो डेल्टा a अपॉन a का मतलब क्या है, ये आपका वो है रिलेटिव एरर है। देखो डेल्टा a अपॉन a का मतलब क्या है, तो रिलेटिव एरर में जो भी होगी आप पावर को क्या कर देना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। रिलेटिव एरर में पावर को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है इतनी बात, ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, तो एरर इन पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। मैंने आपको वो 5 फॉर्मूले स्टार्टिंग के ही पेज में मैंने आपको लिखवा दिए थे, तो उसको आप अच्छे तरीके से, है ना, लिख लेना। और अगर डेरिवेशन आता है तो आप बता देना, हाँ भाई देखो मेरे को डेरिवेशन आता है, हम ऐसे करके आपको बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, ये सारी की सारी चीज़ें आप जो हैं समझ में आ रही हैं आपको, आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है, यस सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं सर आप क्या बताए जा रहे हो, मेरे को नहीं आ रहा है समझ में। ये सारी चीज़ें आप मेरे को बताओगे कमेंट करके, ठीक है, ओके। ओके बच्चे लोग देखो बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की, बहुत ही इजी है ना, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का जो न्यूमेरिकल्स है, मेरी बात को ध्यान समझना, बहुत इजी है। स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत आसान आपको ये लगेगा। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना, हम यहाँ पर बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पल और प्लस अदर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। कह रहा है कि रेजिस्टेंस दे रखा है R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये फॉर्मूला दे रखा है आपका, वेयर I इज इक्वल टू दे रखा है, देखो अब ऐसे दे रखा है, मतलब कि आपका ये एब्सोल्यूट एरर के टर्म में दे रखा है ना, ये आपकी फाइनल वैल्यू दे रखी है, जिसमें आप इसको बोलते थे कि हमारा ये मीन है और ये हमारा एब्सोल्यूट एरर दिखा रहा है, समझ गए, एंड आई की वैल्यू दे रखी है उसी तरीके से, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये आपका मीन हो गया, ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये आपका मीन वाली वैल्यू हो गई, यानी कि इसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते थे, और ये हमारी एब्सोल्यूट एरर हो गई। मतलब ये फाइनल वैल्यू दे रखा है, जिस तरीके से हम मानते थे ना a प्लस डेल ए, इस तरीके से b प्लस डेल बी, इस तरीके से दे रखा है। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन R की आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। देखो कितना ही आसान है यार, देखो मेरी बात समझो, मैंने आपसे क्या कहा था कि R इज इक्वल टू, देखो क्या कह रहा है, V अपॉन आई। याद करो ये कौन सा रूल लग रहा है, डिवी, ये कोटेंट वाला रूल लग रहा है। तो कोटेंट वाला रूल अगर लग रहा है बच्चे, याद करो Z इज इक्वल टू ए अपॉन बी, Z इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्या बोलते थे, डेल Z अपॉन Z, दैट मीन्स डेल R अपॉन R इज इक्वल टू डेल V अपॉन V प्लस, ये वोल्टेज है, ठीक है, डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन आई। क्या बताओ ये गलत बात है? क्या बताओ ये गलत चीज़ है? मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने फॉर्मूला ही तो अप्लाई किया है कोटेंट का। अगर कोटेंट में अगर कोई होता है दो, देखो याद करो, दो क्वांटिटी अगर आपस में कोटेंट में होती हैं तो उनका क्या होता है, उनके हमारे जो ऑप्शन, यानी कि उनका जो हमारा रिलेटिव एरर, देखो ये हमारी क्या है, हमारी उनके रिलेटिव एरर का क्या है, सम ही तो है, यही तो करते थे आगे भाषण में। अब कह रहा है परसेंटेज के टर्म में निकालना है, तो आप इसका यहाँ पे क्या कर लो, आप इसका 100% ले लो, तो इज इक्वल टू, देखो ये भी कितना हो जाएगा, ये देखो, तो इसको हम थोड़ा सा परसेंटेज के टर्म में ले लेते हैं, डोंट वरी, रुक जाओ। ये बात आपको इतनी समझ में आई ना, सर ने ये कैसे कर दिया, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था z इज इक्वल टू अगर a अपॉन बी होता है तो हम इसको लिखते हैं डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। बताओ यही तो लिखते हैं। तो अगर ऐसे है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डेल r अपॉन r इज इक्वल टू डेल v अपॉन v प्लस डेल i इंटू आई। इतना जगह इसलिए छोड़ा है क्योंकि परसेंटेज के टर्म में लिखना है। तो परसेंट का मतलब आप क्या जानते हो, इंटू 100% कर लेते हैं। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, इंटू 100% इंटू 100%, बताओ यही तो करोगे। अब देखो, तो देखो कितना आ जाएगा, अब बात समझ गया। देखो यहाँ से आप मेरे को बता सकते हो क्या कि डेल वी की वैल्यू कितनी है, बताओ डेल वी की वैल्यू कितनी, देखो ये होगी डेल वी की वैल्यू, कंपेरिजन कर लो ना बच्चा लोग, ए प्लस डेल ए, बी प्लस डेल बी। तो बताओ डेल वी की वैल्यू क्या होगी, 5, समझ गए, v की वैल्यू क्या होगी 100, डेल i की वैल्यू क्या होगी 0.2, i की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ गई बात। ये ऐसे कंपैरिजन करना है ना। तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़े रहोगे तब तक भूल ही जाओ,
समझ में कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए थ्योरी को पढ़ लेना अगर आपने स्किप किया होगा तो। देखो तो डेल वी का मतलब यहाँ पर देखो डेल, ये हमारा वी वाला टर्म है, तो डेल वी का मतलब हमारा कितना हो जाएगा 5, तो 5 अपॉन वी का मतलब देखो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100%, ठीक है, प्लस डेल आई का मतलब देखो कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन आई का मतलब 10 इंटू 100%। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या ही है भाई, कितना आसान क्वेश्चन है ये। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 5% आपका बचा, और प्लस ये देखो क्या हो जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, ये 2 हो जाएगा प्लस का 2%, तो फाइनली कितना आ गया 5%। परसेंटेज एरर इन आर में जो परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी की आएगी, सॉरी 7% 7 भाई, 5 तो साथ ही तो होता है, क्या भी सर आप मतलब क्या ही गलती कर देते हैं। देखो आगे बात समझ में, तो ये हमारा हुआ, बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई आप सोच रहे हो कि कितने बड़े तरीके से सर करेंगे, हम समझ रहे हैं, कुछ बच्चे भी इसको कैच नहीं कर पा रहे होंगे। देखो दिक्कत क्या आपके साथ, आप ना पहले तो माइंड में आप ये बना बैठे हो कि अच्छा ये तो सर बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्मूला क्या जानते हो, सिंपली आर इज इक्वल टू वी अपॉन, ये ऑलरेडी दे रखा है, तो अगर दे रखा है, अच्छा देखो कोटेंट वाला फॉर्मूला क्या होता था, डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी इंटू, भाई परसेंटेज के टर्म में बोला था, हम इसका क्या कर ले, सिंपल छोड़ो, परसेंटेज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो आप बताओ अगर मान लो परसेंटेज अगर नहीं लेते तो आप इन दोनों को ऐड करके बाद में आप इसका परसेंटेज निकाल सकते थे, ये भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे परसेंटेज, यही तो है, समझ में आ रही बात, बाद में भी तो परसेंटेज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, तो हम पहले ही परसेंटेज कर दिए, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं सर। 100 का मल्टीप्लाई और परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दिए तो बात तो एक ही होता है, नहीं होता है क्या, 100 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/100 इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंट ही तो होता है, 1/100 को तो परसेंट कहते हैं, तो परसेंट की जगह क्या रख देंगे 1/100, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, आ रही बात समझ में, हाँ ठीक, इतनी बात समझ आई, ओके। देखो अब इसी तरीके से हम ना आपके बुक में एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, तो मेरी बात सुन लेना यहाँ पर थोड़ी सी। सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाला तो बहुत इजी है, ठीक है, बट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है वो देखो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना। चलो तो बात करते हैं अपने उस वाले टाइप की, मे भी यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लगा सकते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पर आप उस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं, या मे भी देखते हैं जैसा भी होता है, ठीक है, क्योंकि आपको मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने चाहिए लगाने के लिए, आपको प्रैक्टिस कम से कम करनी चाहिए, ठीक है। चलो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखो जी बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू, ये आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है, 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस ये दे दिया है, R2 दे दिया है, 2 रजिस्टर दे दिया गया है ना, उनकी रेजिस्टेंस दे दी गई है, कह रहा है कि कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट कह रहा है कि कनेक्टेड इन सीरीज है और कनेक्टेड इन पैरेलल है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, देन हमें इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, मतलब कि अगर ये जब सीरीज में कनेक्टेड है, नहीं ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, आप ये पूरा कर लेना, जब अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको उस केस में आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे इस केस में भी आपको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो ये वाला तो बहुत ही आसान है ना, और साथ साथ अपने बुक में देखना, एनसीईआरटी की बुक में देखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया है और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया है ना, तो मेरी बात ध्यान समझो। तो हम बात करें अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, बात करें फर्स्ट वाला जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो कह रहा है सीरीज, तो आपको सीरीज का फॉर्मूला साफ साफ पता है, नहीं भी अगर मान लो बुक में दिया होता तो आप कर लेते। तो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, R1 + R2, बोलो यही तो बोलते हैं, डायरेक्टली वैल्यू रख लेते हैं। देखो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सिंपल हमारा एडिशन ही ऐड हो रहा है, तो फाइनली हमें देखो क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू यानी कि हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन, ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल टू R1 + R2, जो कि R हमारा एक क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो ना, ये क्लास 10 वाली ही तो बात है। R1 की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 100 ± 3, और प्लस R2 की वैल्यू देखो कितनी है 200 ± 4, इनको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 100 200 200 300 और ±7, तो ये आपका आ जाएगा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक, कितना आसान था, मज़ा आ गया। लेकिन सेकेंड वाले मज़ा नहीं आएगा, अब मेरी बात समझो, सेकेंड वाले में देखो साथ साथ कह रहा है कि हमें जो इक्विवेलेंट हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम बोलते हैं 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ये साफ साफ दे रखा है। अब इसके बाद एक और चीज़ आपका ये देखो दे रखा है, ये कह रहा है कि डेल R' अपॉन R² है, R'², डेल R', ये बता रहे हैं कि आखिर ये कैसे आया, इज इक्वल टू डेल R1 अपॉन R1²
और प्लस डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर। चलो मेरी बात समझो, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, है ना, इस चीज़ को भी छोड़ दो। ये हमारा गिवन है, ये क्या है, ये हमारी गिवन है। क्यों ऐसा गिवन कर दिया है, देखो मेरी बात समझो। देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, आपका जो आंसर आना चाहिए आर डैश का भी जो आंसर आना चाहिए वो भी कुछ ऐसा ही आना चाहिए, है ना, 300 समथिंग प्लस माइनस समथिंग कुछ करके ऐसे आना चाहिए, प्लस माइनस में करके आना चाहिए। अब अगर आप कहो कि सर इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो सर यहाँ से निकाल सकते हैं, हम ये आर डैश हम यहाँ से बिल्कुल इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो आर डैश यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, आर डैश इजिकल टू हो जाएगा R1, एक मिनट रुक जाओ, देखो ये 1/r डैश, हम यहाँ से सर आर डैश बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो R2 का इधर मल्टीप्लाई करते प्लस R1 का इधर मल्टीप्लाई करते अपॉन R1 R2। अगर हम इसको सर ट्रांसफ़र करते हैं, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू, जब ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो कहोगे। और यहाँ से जब R1 की सर हम वैल्यू रख लेते हैं, R1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 100 है। देखो चेक करो, R1 की वैल्यू देखो कितनी है, 100 है। ये डेल R है, ध्यान से समझो मेरी बात, ये डेल R है, ये डेल्टा R1 है, ये डेल्टा R2, समझ रहे हो। तो ये सर 100 हो गया इंटू R1 इंटू R2। और देखो इंटू R2 की वैल्यू देखो कितनी है, R2 की वैल्यू देखो कितनी है, 200, समझ रहे हो। R2 इजिकल टू कितना है, 200। अब अपॉन में R1 प्लस R2, 100 प्लस 200 दैट मीन्स 300। तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 200 दैट मीन्स, ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास, एक मिनट जाओ, 2 4 टाइम्स 0, ठीक है, अपॉन 300। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 200 अपॉन 3, इसको आप डिवाइड कर लोगे तो ये आपका आएगा 66.7 ओम, है ना। आप कहोगे सर ये आंसर छोड़ दिया जाए, लेकिन आपका जो आंसर देखो, आप जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में किए थे तो आपका आंसर देखो कितना आया था। मान लो ऑब्जेक्टिव, मान लो 4 ऑप्शन दे दिए और 4 ऑप्शन में इसमें ऐसा कुछ आंसर है ही नहीं, आंसर हमेशा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब क्या करोगे। इसका मतलब है कि आपने जो है ना, देखो आपने आर डैश तो निकाल लिया, आपने आर डैश तो निकाल लिया, अब आपको डेल्टा आर डैश निकालने की ज़रूरत है। मेरी बात समझ गए, आपको क्या निकालने की ज़रूरत है, डेल्टा आर डैश, समझ गया मेरी बात। ये वाला टर्म आपको निकालने की ज़रूरत है, ये वाला टर्म आपको निकालने की ज़रूरत है इसके लिए। तो अब हम देखो क्या करेंगे, अब ये इसीलिए ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ जो है ना, ये आपके पूरे बुक में कहीं भी देखो बेसिकली है क्या, इसका ना ये कर दिया है डिफ्रेंशिएशन। अब आपको तो सर बेसिक का डिफ्रेंशिएशन भी नहीं पता, बिल्कुल इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे, मतलब जब सेकेंड चैप्टर, जब थर्ड चैप्टर में जब स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स का, तो हम अपना बेसिक सा मैथमेटिक्स के बारे में समझेंगे, जो भी हम 11th वाले में पढ़ने वाले हैं, हम उनके बारे में बहुत ही बेसिक सा आपको नॉलेज देंगे। वो आप चाहे नीट के स्टूडेंट हो, चाहे जो भी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी, आप सभी के लिए काम आएगा, है ना। अब मेरी बात समझो, डिफ्रेंशिएशन, अब ये ऐसा वैसा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। देखो जनरली हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन अपने क्लास 11th या क्लास 12th में हम लोग जो सीखते हैं, वो क्या होता है, वो हम इन रिस्पेक्ट ऑफ दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में सीखते हैं। मतलब कि y है और x है, तो बेसिकली अगर हमारे पास अगर 2 वेरिएबल होता है तो हम उसका क्या करते हैं, उसका आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आपके पास 3 वेरिएबल है, ये आर डैश एक अलग वेरिएबल है, R1 एक अलग वेरिएबल है, R2 एक अलग वेरिएबल है, समझ रहे हो। तो ये हमारा ना, ये हमारा चला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में चला जाता है, जिसमें हम डेवर समथिंग इस तरीके की बात करते हैं, जो कि आपके हायर क्लासेस में मिलेंगे। हायर क्लासेस कहने का मतलब है कि जब आप 12th के बाद जब आप करोगे, जब आप ग्रेजुएशन करोगे, आप BSc या IIT जो भी करोगे, BTech करोगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए अब पूरे के पूरे 12th क्लास में भी हम जो है, हम 3 वेरिएबल का हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करना सीखेंगे, समझ ना, बहुत ही बेसिक से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना सीखेंगे। तो इसलिए ये डायरेक्टली ही दे दिया गया है। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या किया गया, डिफ्रेंशिएशन किया गया। डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, थोड़ी देर के लिए बस आप याद रख लो कि इसका क्या किया गया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया गया है। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, बहुत ईजी सा टॉपिक है, हम आपको ये बहुत अच्छे से समझाएंगे। बस ये वाला चैप्टर हमारा जल्दी से फिनिश हो जाए, उसके बाद हम आपको डिफ्रेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स हम आपको बताएंगे, ये आपको पूरे फिजिक्स के लिए काम आएगा। तो फिलहाल के लिए आपको बस इसको याद रख लेना है कि डेल आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये क्यों दिया गया है, वो साफ साफ यहाँ से हिंट देना चाहता है कि आपको यहाँ से डेल आर डैश की वैल्यू निकालनी है। आपने आर डैश, देखो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ऐसे ही तो होगा ना, आर डैश प्लस माइनस डेल
डेल आर डैश यही तो करोगे ना। तो आर डैश तो आप देखो निकाल चुके हो, मेरी बात समझ गए, आर डैश आप निकाल चुके हो ना। आपको चाहिए क्या, केवल आपको चाहिए डेल आर डैश चाहिए। आगे बात सुनिए, तो अब यहाँ से हमारा जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, वो हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, हम इस डेल आर डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा आंसर मान लो इस फॉर्म में आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। आगे बात सुनिए, तो आर डैश की जगह तो हम इतना लिख देंगे 66.7 ओम, लेकिन अब ये डेल आर डैश की जगह क्या लिखा जाए, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला दिया गया है। ये कहाँ से आया है, तो ये इसका किया गया है डिफरेंशिएशन, और ये भी कोई ऐसा वैसा डिफरेंशिएशन नहीं है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, मतलब 3 वेरिएबल का तो पढ़ना ही, बेसिकली आप 2 वेरिएबल का देखो डिफरेंशिएशन बहुत ईजी, हम फिर से बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसी बात को हम बार बार नहीं बोलते हैं, जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो हमने कहा सर मेरे पास ये गिवन है, क्या है, मेरे पास ये वैल्यू गिवन है डेल आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन किया गया, ठीक है, और डेल आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर और प्लस डेल आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ से निकालना बच्चे, देखो हमें यहाँ से निकालना है डेल आर डैश, तो क्या करते हैं, इस डेल आर डैश को यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो देखो जब ये इधर जाएगा, मेरी बात को ध्यान समझना, ठीक है, चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू रख करके भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो है इजी वे में हम इसको करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। देखो तो आर डैश स्क्वायर को आप इधर भेज दो, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास इंटू डेल आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर। देखो फिर आर डैश स्क्वायर का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो आर डैश स्क्वायर इंटू डेल आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। अब मेरी बात समझना है यहाँ से, ठीक है, डेल आर डैश इज इक्वल टू, देखो आर डैश स्क्वायर आर वन स्क्वायर, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, बात समझो, आर डैश अपॉन आर वन का होल स्क्वायर, बताओ भाई ये दोनों ही स्क्वायर में है, तो आर डैश अपॉन आर वन का होल स्क्वायर इंटू डेल आर वन को इधर छोड़ दो, प्लस इसको भी देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर डैश अपॉन आर टू का होल स्क्वायर, ये डैश है, आर डैश अपॉन आर टू का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर है, और इसको हम इधर ऐसे छोड़ रहे हैं। इसको करने से फायदा क्या हुआ, डायरेक्टली आप वैल्यू भी रख सकते थे, है ना। इसको करने से फायदा क्या होगा कि ये थोड़ा सा हमारा ईजी हो जाएगा। देखो अब आर डैश की देखो वैल्यू कितनी है, तो आर डैश की वैल्यू देखो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितने निकाले हो, 66.7 निकाले हो। बताओ आर वन, ये बताओ मेरे को आर वन की वैल्यू क्या रखोगी, तो आर वन की वैल्यू देखो यहाँ से रखोगे, आगे बात में ये आपका आर वन होगा ना 100, कितना रख देना है 100, तो 100 इस पूरे का क्या कर दिया जाए होल स्क्वायर। अब ये देखो थोड़ा सा इजी लग रहा होगा आपको, बस इसका ही स्क्वायर करना पड़ेगा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का फिर आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सिंपल कैलकुलेशन समझो, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको थोड़ा बहुत तो मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह तो करना ही पड़ेगा। फिर देखो इनटू इस आर डैश की हम देखो वैल्यू, सॉरी इस डेल आर वन की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो इस देखो इस डेल आर वन की वैल्यू देखो कितनी दी गई, 3 दी गई है, प्लस आर डैश की वैल्यू फिर से वही 66.7 अपॉन आर टू की वैल्यू देखो कितनी दी गई थी 200, है ना, और इसका होल स्क्वायर इंटू डेल आर टू का मतलब देखो हमारे पास कितना दिया गया 4 दिया गया। बस इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आगे बात सुनने, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, चलो ये आपके पास हो जाएगा आर डेल आर डैश, है ना, ये डेल आर डैश ही तो हम लेकर के चल रहे थे, है ना, ये देखो डेल आर डैश इज इक्वल टू डेल आर डैश इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो 66.7 अपॉन 100। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लो, इसको आप जब डिवाइड कर लोगे तो अब ऐसी बात है, ये आपका जो पॉइंट है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो अब आपकी मर्जी, चाहे आप इसको जैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। 66.7 है और आपको इसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद अब 100 है, तो 100 का तो कुछ ज़्यादा वो है तो नहीं, मतलब आप इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। देखो हम आपको इसको पूरी तरीके से देखो सॉल्व करके बता रहे हैं कैसे करना है, कि सबसे पहले आप क्या करो, बच्चों को यही तो प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन कैसे किया। सबसे पहले देखो आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करो कि आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, ठीक है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप फंस रहे हो, तो फिर आप इस वीडियो को फर्दर आगे देखना कि हाँ सर ने कैसे किया, कितने ईजिली तरीके से क्या करा, या फिर आपका अगर तरीका अगर ईजी होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, इस 100 को हम जो है ना कुछ इस तरीके से लिख दे रहे हैं 10 टू दी पावर -4, ठीक है। कैसे ऐसे कैसे लिख दिया सर, देखो बता रहे हैं, देखो ये 100 है, तो 100 के पावर क्या होता है 2 होता है, 100 के पावर क्या होगा 2 होगा, 100 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो 100 के पावर -2, और -2 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा 100 के पावर माइनस, यानी कि 10 रेज़ टू दी पावर -4 हो जाएगा। अब ये 66.7 है, तो 66.7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 66.7 का
आप अगर स्क्वायरिंग करोगे तो आपको देखो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा ठीक है, जो भी आपको मिलेगा। और उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे सर? 3 का आप उसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा, देखो इतना आएगा, इंटू 13346, ठीक है, 0.67। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, है ना। तो ये देखो हमारा 2/200 है। तो 200 कहने का मतलब हो गया कि इसको तो पहले हम कट कर लेते हैं। तो ये कट कर लो, एक मिनट, ये स्क्वायर में होगा, ध्यान रखना। तो 66 का यहाँ पर भी हम क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें। और 66.7 का देखो हम स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं। 66.7 का अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो देखो हमारा कितना आया था, 66.7, सॉरी 66.7 का हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो 4448, ओके, 0.89 मिलेगा। अब देखो ये देखो कैसे कटेगा, तो ये 200 का स्क्वायर है, तो 200 इंटू 200, समझना, 200 अपॉन में 200 इंटू 200, तो क्या हुआ कि 1/200 इंटू 200 और इंटू 4। तो एक बार ये 200 से 200 कट गया तो कितना बचा आपके पास, 4 5 यानी कि 50 बचा। 50 बचा तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 10 देखो 4 है ना, तो -4 है, तो क्या करते हैं इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ऐसे समझो कि इस पॉइंट को अगर हम इधर लाते हैं 1 2 3 4, तो देखो कितना आ जाएगा। बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से। इसका हम क्या करें, इस पॉइंट को उठा करके यहाँ ला रहे हैं 1 2 3 4, तो 10⁴ और 10⁻⁻4 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 1.33, ठीक है। 2 ही डिजिट तक लेते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना डिजिट तक है, मतलब हमारी इसमें जो डेसिमल प्लेस, तो बेसिकली हम लोग कितना रख दें, चलो ठीक है, हम 2 ही डेसिमल प्लेस तक रख लेते हैं, या 1 ही डेसिमल प्लेस तक रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 1 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो हम बेसिकली 2 या 3 तक ही रख लेते हैं, है ना, ऐसा हम जनरली ले लेते हैं। मेरी बात समझो, अब यहाँ से छोड़ो, जाने दो इसको। अब देखो ये इतना बताओ, ये बात समझ में आई ना, ये देखो कैसे हो गया, तो हमने इस पॉइंट को उठा करके यहाँ ले गए, तो देखो कितना हो गया 1.3 इंटू 10⁴, और ऑलरेडी एक 10⁻⁻4 है, तो 10⁻⁻4 क्या हो गया, 0 हो गया, तो इतना बचा। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो देखो कितना बचा, ये आपके पास बचा है, देखो कितना है, ये आपके पास है 4448.89 अपॉन, ये देखो कितना बचेगा 2 इंटू 5, यानी कि कितना हो जाएगा 10, और 10 होगा, और कितना है देखो 3 जीरो और है, तो यानी कि 4 जीरो फिर से हो गए, बात समझो, 4 जीरो फिर से हो गए ना, 4 जीरो फिर से हो गए ना, तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 448.89 इंटू 10⁻⁻⁴। ये बताओ बात समझ में आई या नहीं है। मैंने क्या किया ना, मैंने 200 का 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 200 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना जाएगा, 5 2 10, बात को समझो 10, और देखो कितने जीरो ऑलरेडी है, 1 2 3 जीरो ऑलरेडी, 3 जीरो और लगा दो, ठीक है, तो देखो कितना हो गया 10⁻⁴ हो गया, जब ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। अब क्या कर दो, पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर लगा दो, तो या फिर इस पूरे 10⁻⁴ के इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पॉइंट अभी जो यहाँ पर है ये कहाँ चला जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 1.33 और प्लस 0.44 हो जाएगा। अब आप क्या कर लो, इसको जो है आपस में ऐड कर लो, या अगर आपके पास अगर इससे अच्छा अगर कैलकुलेशन है तो आप वो यूज़ कर लो, कोई बात नहीं, समझ गए। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा नियर अबाउट 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 437, ठीक है, 1.77, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि 1.8 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, क्या बिल्कुल बोल सकते हैं, क्या आया, ओम आया, यानी कि आपने डेल्टा आर डैश की वैल्यू निकाल दी। सो आपका जो फाइनल आंसर होगा, है ना, फाइनल हमारा जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो देखो कितना हो जाएगा, तो क्या बोल देंगे हम, आर यानी कि आर डैश प्लस माइनस डेल आर डैश, ठीक है। आर डैश की वैल्यू देखो कितनी थी, 6.7 थी, और प्लस माइनस डेल आर डैश की वैल्यू कितनी आई है, 1.8 आई।
तो ये आपका फाइनल आंसर। हमेशा याद रखना कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऑब्वियस ही बात है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर इस तरीके से दिया होगा, तो समझ लेना कि आपको डेल आर डैश निकालने की जरूरत है, क्योंकि आप तो ऑल आर डैश ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना, पैरेलल वाले फॉर्मूले से। तो ये डेल आर डैश कैसे निकालोगे, तो हमें इस पैरेलल वाले फॉर्मूले का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपको इस टाइप का डिफरेंशिएशन नहीं सीखना है, आपको बहुत ही बेसिक सा डिफरेंशिएशन सीखना है, आपको बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन सीखना है, जो कि हम लोग इसके बाद बात करेंगे जस्ट इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। मेरी बात समझो, यहाँ पर कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके पास कैलकुलेशन का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अगर मेरे से भी अच्छा कैलकुलेशन कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला तरीका बेस्ट है। आगे बात सुनने, चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसको इधर दोनों को एक साथ नहीं लिखते, सिंपल वैल्यू रख करके सिंपल बस आपको कैलकुलेशन करना। अब आप ये देखो कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे। हाँ, हम जहाँ पर थोड़ा सा पावर वावर में प्रॉब्लम हुआ, हम आपको वो चीज़ थोड़ा समझा देंगे कि पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसका जस्ट दूसरा वाला पार्ट भी अपलोड करेंगे और उसमें भी हम लोग और भी अपने क्वेश्चन को डील करेंगे, समझेंगे, क्योंकि वीडियो हो गया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को हम और अच्छे से, और भी डिफरेंट टाइप के हमें क्वेश्चन करने हैं, सिंपल, ठीक है। तो वीडियो की बहुत ज़्यादा बड़े होने की वजह से हम इस चीज़ को थोड़ा सा यहीं पर स्टॉप करते हैं, है ना। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे सर कि आपको ये सर मतलब आपने जो है पढ़ाया वो सही मेरे को समझ में आया नहीं आया, बस आप जो भी हो, आपका जो भी है ना, मतलब आपको जैसा भी लगा पढ़ने के बाद इस लेक्चर को, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपको समझ में चीज़ें आई या नहीं आई। आ रही बात समझ? इसको अच्छे से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना और पूछ लेना, अगर कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कमेंट में उस चीज़ को पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे लोग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो चलो और अपना